जैसे मैंने कल कहा था आपसे कि हम जो टॉपिक लेके चलेंगे वो गोरखा शासन से रिलेटेड हमारा रहेगा आज का। ठीक है, इसको मैं गोरखा शासन के साथ रखता हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में गोरखा शासन का इतिहास। गोरखा शासन के इतिहास को मैंने बहुत ही कम शब्दों में इसको समेटने की कोशिश की है। आप जैसे देख पा रहे हो कि हस्तनिर्मित नोट्स के आधार पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में गोरखा शासन का इतिहास की जब हम जिक्र करते हैं तो ये इनका जो आगमन होता है, जब इनका जिक्र होता है 1900 ना 1790 के समथिंग कहते हैं कि ये यहाँ पर आए थे। अगर हम देखते हैं संपूर्ण उत्तराखंड की अगर बात करें या संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो उत्तराखंड में अगर हम देखें, मैंने पूर्व में भी कहा था कि उत्तराखंड में भी समय समय पर क्या है, विभिन्न जितने भी राजवंश रहे हैं। ये देखिए उत्तराखंड में कौन कौन से राजवंश रहे, जितने भी राजवंश रहे कालांतर में ये कहें तो विभिन्न राजवंशों ने क्या करा है, इस धरातल को कहीं ना कहीं अपने शासन के अधीन रखा या अपने घोड़ों के टापों के नीचे उत्तराखंड जैसे मार्मिक भूमि को भी क्या करा, रौंद डाला। तो उसमें जैसे हमने कहा कि कुड़िंद, पवार, वर्मन, कत्यूरी, चंद्र और पवार, ये राजाएं क्या थी उत्तराखंड में, इनका शासन इत्यादि इसमें रहा था। जब हम चंद्र और पवार की अगर बात करें तो उत्तराखंड में देखते हैं तो उत्तराखंड में विदेशी शासकों ने, गोरखाओं ने अपना यहाँ पर अधिकार कर लिया था। और अगर हम मूलतः अगर हम बात करें, जो गोरखाओं की बात करते हैं तो गोरखा मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, किस क्षेत्र के रहने वाले थे? सर गोरखा हाँ, नेपाल के सर। तो ये बेसिकली ये जो मूल रूप से जो निवासी थे ये नेपाल के क्या थे, निवासी ये थे, जिन्हें हमने गोरखा के नाम से जाना जाता है। और इनकी सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड में सैनिक सत्ता पर आधारित कौन सा इतिहास रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सैनिक सत्ता पर अगर हम बात करें, जो सैनिकों के बलबूते जिसने इस राज्य को मार्मिक रूप से जीता, वो आपके कौन से, गोरखा ये थे। गोरखाओं ने अपने सैन्य शक्ति के बलबूते इस राज्य में अपने लंबे समय तक क्या करा, शासन करा। अभी तो मैं जो नोट्स हैं उस पे बना दिखा रहा हूँ, जो हस्त निर्मित हैं, जो और जो मैंने खुद नोट्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको ले चलूँगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तराखंड में अगर हम देखें, बेसिकली सर्वप्रथम 1790 में गोरखाओं ने जब कुमाऊं पर आक्रमण करा, तब आक्रमण किया था। आपको पता है कि जो हौलबाग का मैदान था जहाँ पर महेंद्र चंद को इन्होंने हरा कर क्या करा था, इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तब कुमाऊं में चंद्रवंशों में क्या पता आपसी प्रतिद्वंद था। जितने भी चंद्रवंशों के जो आपसी, जो हमने कहा है जिस प्रकार से आपस में क्या था, जिस प्रकार से नेगी की बात करें, जितने भी जोशी लोग थे आपस में क्या था, लड़ झगड़ लेते अपने, कहीं ना कहीं अपने को सत्ता में बैठाने के लिए, चाहे चाहे या फिर सत्ता अपने अधीन करने के लिए क्या था, प्रतिबद्ध हो, ये जिस तरीके से षड्यंत्र रच रहे थे, तो उसके कारण क्या हुआ था, कहीं ना कहीं इन पे क्या हुई, फूट पड़ी थी। और जब इन पे फूट पड़ी तो इसका लाभ किनको मिला, जो मिला था गोरखाओं को, इनका लाभ सीधे डायरेक्ट इनको गोरखाओं का लाभ यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसी तरह से अगर कहें तो फूट गढ़, जो अगर मैं कहूँ, जो ये अच्छी तरह से इन पे फूट पड़ गई थी, और साथ ही जो पहाड़ शासकों में भी इसी तरीके के हालात हमें देखने को मिले थे। वहाँ अगर हम देखें 1790 में अगर देखें कि ईस्वी की अगर बात करें तो शीघ्र ही बाद में क्या हुआ, गोरखाओं ने आक्रमण करा। और यहाँ पर क्योंकि जिसमें गोरखा यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे, आपको पता होगा जब पूर्व में जब आक्रमण करे तो चीन और नेपाल के बीच वहाँ पर युद्ध हुआ था, तो कुछ समय के लिए गोरखा क्या होते हैं, यहाँ पर रुक गए थे। तो इसके कारण क्या है, गोरखाओं ने जो गढ़वाल पर जो अभियान चलाया था वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, तो याद रखिएगा। और परंतु क्या, चीन से समझौता होने के बाद इन्होंने क्या, जब गोरखाओं का नेपाल का जब चीन से जब इनका समझौता हुआ, तो इन्होंने क्या करा, पुनः गढ़वाल पर आक्रमण करा। और गढ़वाल को क्या कर लिया, आक्रमण करके 1904 में यहाँ पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में गोरखाओं का आगमन किस वर्ष हुआ था, सर और 1904। गढ़वाल पे इन्होंने अपना अधिकार पुनः स्थापित कब स्थापित किया था? 1804। 1804 में। तो अब हमने यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे नोट्स में, तो हमने कहा कि कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार। अगर हम बेसिकली, अगर हम जितना भी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड में गोरखा शासन के इतिहास को अगर हम देखें, तो यहाँ पर मैंने उसको बहुत कम शब्दों में समेटने की कोशिश की है। और ये आपका विस्तृत नोट्स है, थोड़ा इसको हम पहले नोट्सों को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने मूल फाइल में चलेंगे। यहाँ पर जब देखोगे, जब हर्षदेव को नवाब
अवध से सहायता नहीं मिली तो उसने क्या करा था, हमने जब ये क्वेश्चन पढ़े थे आपको स्मरण आ रहा होगा कि हमने जब ये चीज़ें पढ़ी थी कि भैया किस प्रकार से अवध के नवाबों को क्या मिला था, इनकी सहायता प्राप्त करने के लिए हमने उस समय पढ़ा था कि सहायता हुई थी या उनको सहायता करने से मना कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इसका प्रतिशोध कहीं ना कहीं हर्ष देव जोशी ने कहीं ना कहीं उसके मन में ठेस दी, तो ये तमाम चीज़ें हुई थी। जब हर्षदेव को अवध के नवाबों से सहायता नहीं मिली तो उसने क्या करा, 1790 ईस्वी में गोरखा शासक जो थे बहादुर शाह शाह को क्या कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया था। तो आपको पता होगा, इंदु जी आपको ये बताइए क्यों किस वजह से हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए सलाह आमंत्रित किया था, क्यों उस समय क्या कंडीशन बन गई थी, बताइए। जिसे आता है वो बताइए। सर उस टाइम पे हर्षदेव जोशी जो था उसको गढ़वाल से भी निकाल दिया था। गढ़वाल के जो राजा थे उन्होंने उसको गढ़वाल से निकाल दिया था। और उसने उसने क्या कहते हैं, वहाँ किसकी शरण ली थी उसने, दिल्ली में किसी राजा की जो शरण ली थी, उसने भी वहां भी उसको गढ़वाल के राजा ने नहीं रहने दिया था। तो फिर उसने नेपाल से जो ये है गोरखाओं से मदद ली थी और उनको यहाँ जब जो भी हमारे राज्य के बारे में सब कुछ बताया था, यहाँ की रणनीति के बारे में, जिससे कि वो यहाँ पर आक्रमण कर सके। लक्ष्मी जी आप बता सकते हैं। हर्षदेव जोशी ने क्यों गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, ऐसी क्या आन पड़ी थी। इंदु जी आप बताइए, चलिए। गुड इवनिंग सर। बताइए। सर जो ये ममता ने बोला मुझे भी वही आता है कि जिस तरह से उनको पहले कुमाऊं से बाहर हुए थे और लास्ट में जब वो अवध के गए थे तो वहां से भी उन्हें मना कर दिया गया था। तो उन्हें फिर लास्ट ऑप्शन गोरखा ही वो हो रहे थे। और गोरखों को उन्होंने इसीलिए वो किया था कि गोरखे जब यहाँ पे आके शासन करेंगे तो उनको वहां का कोई प्रधान पद या राजा बना देंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने कहा कि 1790 में जब गोरखाओं को आक्रमण आमंत्रित करने के लिए हर्षदेव जोशी ने जो वहाँ का जो गोरखा शासक था बहादुर शाह को यहाँ पर कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तब बहादुर शाह जो राज्य थी, राज्य की सीमा और काली नदी तक इसने विस्तार कर लिया था। बेसिकली अगर देखें तो कहीं ना कहीं उसको विस्तारित कर रहा था अपने क्षेत्र को। तो जो हर्ष बहादुर शाह था, इसने गोरखा राज्य की जो सीमाएं थी काली नदी तक क्या करता है, विस्तारित कर दिया था इसने। और विस्तार कर चुका था और ये क्या हुआ, स्वयं भी कुमाऊं के को गोरखा राज्य में मिलाना चाहता था, क्योंकि ये तो पहले से ही रणनीति में था कि धीरे धीरे सही ये क्या कर रहा था, कुमाऊं की क्षेत्र की तरफ काली नदी तक ये पहुंच गया था, इसने अपने क्षेत्र को यहाँ तक फैला दिया था। और जब हर्षदेव जोशी ने जब इन्हें आमंत्रित किया तो इसको ये लगा कि भैया सोने पे सुहागा है। तो यहाँ पर बहादुर शाह ने काजी जगजीत पांडे के माफिक जो हर्षदेव जोशी को एक पत्र लिखा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्षदेव जोशी को पत्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिएगा काजी जगतजीत पांडे था, इसके मार्फत क्या हुआ, हर्षदेव जोशी को एक पत्र लिखा गया। यदि वह कुमाऊं पर आक्रमण करते समय गोरखाओं की मदद करेगा तो गोरखा उसे क्या करेंगे, कुमाऊं राज्य अधिकार दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर किसने चाल चली, ये जो चाल चली आपके बहादुर शाह ने चाल चली और काजी जगजीत पांडे को क्या कहा कि उससे कहा कि आप ये करिए, जो हर्षदेव जोशी जो हमें आमंत्रित कर रहा है उसको एक पत्र लिखो। ये पत्र में ये लिखो कि यदि आप जब हम कुमाऊं पर आक्रमण करेंगे तो क्या आप हमारी सहायता करेंगे, क्या हमें जो भी राज्य के जो भेद होते हैं उन भेदों से हमें अवगत कराएंगे। तो उसके दरमियान क्या करा, तो इसको जब ये पत्र मिला और पत्र मिलने के बाद जो ये कहा गया था कि भैया हम आपको कुमाऊं क्षेत्र का क्या राज्य अभिषेक हम यहाँ पर करेंगे, राज्य अधिकारी यहाँ पर दिया जाएगा। और हर्षदेव जोशी ने क्या करा, जो गोरखा शासक को विश्वास दिलाते हुए कुमाऊं की सभी राजनीतिक कमजोरियों से और गोरखाओं को परिचित करा दिया और स्वयं ही एक सेना संगठित कर ली। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ से पत्र इन्हें प्राप्त हुआ
पत्र प्राप्त होने के पश्चात, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्साहित था, क्योंकि इसका सारा कुछ छिन गया था, तो कहीं ना कहीं यह अंदरूनी प्रतिशोध में था। हर्षदेव जोशी जब अंदरूनी प्रतिशोध किसी व्यक्ति विशेष में होगा, तो कहीं ना कहीं अगर उसे कहीं पर राह दिखेगी तो वो उस राह की तरफ अवश्य बढ़ेगा। तो यहाँ पर हर्षदेव जोशी ने गोरखा जो राज्य का जो शासक था बहादुर शाह को ये पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया कि हजूर आला, कि आप आइए, हम आपका पूरे तहे दिल से आपका हम क्या करें, दीदार करेंगे, और हमसे जो बन पड़ेगा हम आपकी वो मदद हम तत्परता से हम करेंगे। तो राजनीतिक, आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा चतुर और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान ये था, और राजनीतिक जो कमजोरियां थीं उससे अवगत कराया। जब गोरखाओं से ये परिचित करवाया तो ये स्वयं भी क्या करा, कहीं ना कहीं एक सेना इसने भी खड़ी कर ली, उसको संगठित कर लिया। इस अवसर पर बहादुर शाह ने पूर्व कुमाऊं शासक जो था, कुमाऊं शासक अगर हम कहें, मोहन चंद्र से हुई सीधी जो संधि को बुला दिया। किसने, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहादुर शाह ने चंद्रवंश के किस शासक के साथ संधि करी थी, तो आपको बताना मोहन चंद से इसकी संधि हुई थी। उस संधि को क्या करें, बहादुर शाह ने उसको इग्नोर कर दिया, और 1 जनवरी 1970 में क्या करा, 1990 में बहादुर शाह ने काजी जगतजीत पांडे और अमर सिंह थापा और सुख जो नारायण मल के साथ क्या नेतृत्व में गोरखा सेना पर कुमाऊं पर अधिकार करने के लिए यहाँ पर भेज दिया। अब जो बहादुर शाह ने क्या करा, भैया तुम जाइए, आप जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे मंत्रिमंडल के जो अच्छे खासे जितने भी जो बहादुर सेना है, उनको कहा कि भैया आप जाइए, आपको क्या है, कुमाऊं पर विजय फतह लहरानी है, आप वहाँ जाइए और जाकर हमें शुभ समाचार से हमें अवगत कराएं। तो इसलिए इन्होंने कुछ सैनिकों, जो बेहतरीन जो सैनिक थे, हमने कहा कि सुखा जो जोगन नारायण था मल थे, और जगजीत पांडे थे, अमर सिंह थापा थे, तो ये बेहतरीन नेतृत्व वाले गोरखा सैनिक थे, और इन्होंने ये कुमाऊं पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। और खबर आई, अल्मोड़ा पहुंचते ही महेंद्र चंद्र गंगोली और साथ ही लाल सिंह काली कुमाऊं की सेना को लेकर क्या हुआ, गोरखा सैनिकों का सामना करने निकल पड़ा। हमने आपसे कहा कि लाल सिंह कौन था, हमने ये भी कहा था लाल सिंह कौन था। सर मोहन चंद्र का भाई और महेंद्र चंद्र का चाचा। चाचा था। तो क्या था, इसने कई दफे इसकी मदद भी करी थी, तो बेटा भी था। तो उसने क्या करी, इसकी मदद करने के लिए ये लाल सिंह का काली कुमाऊं की तरफ सेना लेकर गया और सैनिकों का सामना यहाँ पर करने के लिए निकल गया। और संगोली में क्या हुआ, महेंद्र चंद्र ने गोरखा सेना को यहाँ पर पराजित कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महेंद्र चंद्र ने किस स्थान पर गोरखा सैनिकों को पराजित कर दिया, वो कौन सा स्थान था, संगोली में क्या करा, गंगोली में क्या करा, इसको यहाँ पर पराजित करा। उसके बाद जब चाचा ललित शाह की मदद को ये काली कुमाऊं के, आपको पता है कि चाचा की मदद करने के लिए फिर कहाँ को निकला, ये काली कुमाऊं की तरफ निकला। उससे पहले ही गोरखाओं से ये पराजित होकर क्या हुआ, तराई की तरफ ये निकल चुका था। जब ये तराई की तरफ निकला, कौन निकला तराई की तरफ, हमने पूर्व में इससे चर्चा करी थी विस्तार पूर्वक, उसको हमने समझा भी था, कौन निकला था तराई की तरफ, सर मोहन चंद। लालचंद निकला था। ये हमने कहा ना, जब चाचा की मदद को काली कुमाऊं ये की ओर निकला, तो वो पहले ही गोरखाओं से पराजित होकर कहाँ को चला गया, तराई भाबर की तरफ ये चला गया। इस सूचना से घबरा कर महेंद्र चंद्र भी कोटा को निकल गया, तो ये कोटा की तरफ निकला। इस तरीके से हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर कहता है कि इस प्रकार फरवरी 1990 में हर्षदेव जोशी की मदद से गोरखा ने कुमाऊं पर क्या कर लिया, एक बड़ी सफलता यहाँ पर अर्जित करी और अपनी सत्ता स्थापित कर ली, और चंद्र जो राजवंश सदैव के लिए यहाँ पर समाप्त हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रवंश का अंत किस वर्ष हुआ, किस वर्ष हुआ, 1790। 1790 में ये हो गया था, 90 में हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम थोड़ा सा नोट्स को देखते हैं, फिर अपने मूल फाइल पे भी जाएंगे। कहते हैं कि पिछले दशकों से निरंतर राज्य अधिकारियों के
स्वार्थपरक षड्यंत्रों से पीड़ित स्थानीय जनता ने स्वदेशी सत्ता की समाप्ति पर दुखी होने के बावजूद भी क्या करे, विदेशी सत्ता का सक्रिय विरोध भी नहीं किया। अब देखिए, एक तरफ जो उत्तराखंड की जो जनमानस थी वो पूर्व में ही क्या थी, जो भी यहाँ पर जो पूर्व चाहे चंद्रवंश के जो शासक रहे हों या फिर कहे गोरखाओं के, जिस तरीके से यहाँ पर षड्यंत्र रचे गए थे, जिस प्रकार से तमाम कर जनता से वसूले जा रहे थे, तो जनता उसी तरीके से क्या थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान और साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में थी। तो जब विदेशी सत्ता की जब यहाँ पर समाप्ति हुई, समाप्ति होने के बावजूद भी क्या है, विदेशी सत्ता का सक्रिय विरोध ये नहीं किया इन्होंने, क्योंकि एक तरफ से गोरखाओं का समाप्ति हुई तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशों का यहाँ पर आगमन हुआ, तो इसका भी सक्रिय इन्होंने विरोध नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पर समझने के प्रयत्न करेंगे। जब हम यहाँ पर समझने के प्रयत्न करेंगे तो जब हम इस मूल फाइल पर चलेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर हस्त निर्मित नोट से बनाए हैं तो थोड़ा सा राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, समझिएगा। और इस प्रकार महत्वाकांक्षी के स्वार्थी हर्षदेव जोशी की सहायता मिलने के कारण गोरखाओं को अपनी राज्य सत्ता स्थापित करने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। ये कुमाऊं में किसी भी प्रकार की ज़्यादा जद्दोजहद करनी नहीं पड़ी। तो गोरखाओं ने सभी जोशी बिरादरियों को अपनी राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदों में यहाँ पर नियुक्त करा। तो बेसिकली मैंने ये कहा था कि जोशी जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों की तो एक हमेशा बुद्धि यही रहती है कि भैया अपने आप को उच्च पदों में रखो, और चाहे समाज का कोई भी वर्ग अगर उठता है तो उसको दबा दो या उसको उस क्षेत्र में आने मत दीजिए। तो जोशी ने भी यही करा कि भैया मेरे जितने भी बिरादर है, मेरे चाचा, भतीजा, ताऊ, नाना, फूफा, दादी, जो भी है XYZ, तो उन सभी को क्या करा, इस गोरखाओं की जो सत्ता थी उस सत्ता राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न ऐसे पद थे, उन पद जो महत्वपूर्ण पद थे उन पदों पर क्या कर दिया, उसने उनको नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य ब्राह्मण समाज था या ब्राह्मण समुदाय था, उनके जातियों के लोगों को भी अलग अलग जो जिम्मेदारियां यह सौंप दी। अब देखिए, हर्षदेव जोशी क्या था, ब्राह्मण था, तो ब्राह्मणों को ही इसने क्या करा, स्वतः महत्व दिया। हमने ये भी कालांतर में ये भी पढ़ा था कि ब्राह्मणों को षड्यंत्रकारियों की नीतियों के अंतर्गत, चाहे हम फर्तियालों की बात करें, नेगियों की बात करें, तो आपने देखा होगा तो किस तरीके से परिदृश्य हमने पूर्व में पढ़ा था चंद्रवंश के शासनकाल में। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि हर्षदेव जोशी ने अपने समुदाय के लोगों को उच्च पदों पर भी बैठाए और उनको जो राज्य में इतनी बड़ी बड़ी जवाबदेही या उनको सौंपी या उनको निर्धारित करी, और मोहन चंद्र का राज्य समाप्त कर यह अवसर हर्षदेव जोशी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद ये रहा। देखिए, जब मोहन चंद्र का जब राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं उभरने का मौका मिला, और हर्षदेव जोशी को सारथी रूप में जो फायदा हुआ, तो कहीं ना कहीं हर्षदेव जोशी उसके लिए बहुत ज़्यादा सुखद था, अनुभव अनुग्रहणीय था कि भैया ये चीज़ें हो गई तो बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई थिंक मुझे लगता है सभी लोग समझ गए होंगे, हाँ या ना? जी सर। अगर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं। अब यही नहीं, गोरखा उनके विभिन्न विषयों पर भी सलाह लिया करते थे। कौन ले लेते थे? जो, क्योंकि हर्षदेव जोशी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी भी था, अपने समाज या कहें अपने क्षेत्र की नॉलेज भी रखता था, और साथ ही आपको पता है कि गढ़वाल नरेश थे वहाँ पे ये रहा, तो इसको नॉलेज तो थी। तो ये क्या करते थे गोरखा, जैसे विभिन्न विषय जो भी होते थे राज्य से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं इसकी सलाह लिया करते थे। और हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को गढ़वाल पर क्या करे, गढ़वाल राज्य पर भी अधिकार करने के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करे, तभी जाके गढ़वाल पर भी आक्रमण करे। अगर ये ब्राह्मण नहीं होता, या ब्राह्मण, देखिए ना, ब्राह्मण हमेशा क्या करता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे को पागल बना देता है। अब देखिए, उसको मैं एक चीज़ बताऊं, बेसिकली इस चीज़ पे आप सहमत नहीं होंगे मेरे बात पर। देखिए, ब्राह्मणों ने हमेशा एक, जो अगर हम बात करें, जो एक बहुत बड़ा मनी बैंक जिसे आज की तिथि में कहते हैं, तो उसने हमेशा वो उस मनी बैंक को अपने पास ही रखा, उस पर किसी अन्य जाति समुदाय के व्यक्तियों को उस मनी बैंक के पास भटकने भी नहीं दिया। जैसे मनी बैंक के तौर पर अगर कहें, जो बड़े बड़े आज मंदिर हैं, उन मंदिरों पर एकाधिकार किसका है? ब्राह्मणों का है। चाहे उसमें जितना भी चढ़ावा आया, सब कुछ जो भी आया, तो उस पर एक
छत्र जो अधिकार है तो वो सिर्फ ब्राह्मणों का है। आए दिन बहुत ऐसे देश में बहुत से ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर अरबों खरबों रुपए का क्या होता है चढ़ावा, सोना चांदी तमाम इत्यादि आपको देखने को मिलता है, वो सारा किसका है? ब्राह्मणों का ही है। आप जब से थोड़ा सा कमेटी या कहें फिर जो ये आपके वो नहीं होते हैं जैसे कमेटी बनते हैं, जो बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, तो ट्रस्ट में कौन बैठे हैं? इन्हीं के ही तो पदाधिकारी बैठे हैं, ब्राह्मण ही तो बैठे हैं। नीचे भी ब्राह्मण, ऊपर भी ब्राह्मण। हर कोई ब्राह्मण क्या होता है, अपने समुदाय को ही हमेशा क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो यही चीज़ है। अगर हम ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में देखें, 10% ब्राह्मणों ने क्या करा है, पूरे 90% जनसंख्या पर अपना नियंत्रण बनाए के रखा है, जबकि इनकी जनसंख्या कितनी है? अगर 10% है, 10% कितने हैं? 90% पे भारी हैं। तो ये देखिए ना, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो ये बंदे ने क्या करा, हर्षदेव जोशी ने कहा कि हजूर हजूर आला, अब आपने तो कुमाऊं क्षेत्र तो जीत लिया, अब गढ़वाल के नौसंगी सौंदर्य को भी तो देखिए। गढ़वाल भी तो विस्तृत क्षेत्र है, यहाँ पर भी बहुत शानदार चीज़ें हैं। अगर आप गढ़वाल क्षेत्र में भी आपने इसको अपना अधीन कर लेंगे तो आप ये संपूर्ण उत्तराखंड के ये भूभाग के क्या हैं, मालिक बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो गोरखाओं को कहीं ना कहीं लुभाया, प्रलोभन दे दिया। जब प्रलोभन दिया तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ आकर्षित हुआ, और साल आता है 1791 ईस्वी में ने क्या है, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 1791 में चीन ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया। याद रखिएगा, चीन ने क्या करा, नेपाल पर आक्रमण। जब ये रणनीति अपना रहे थे गोरखा, जब ये रणनीति अपना रहे थे कि भैया अब हम गोरखा क्या करेंगे, नेपाल की तरफ हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे, सॉरी गढ़वाल की तरफ हम बढ़ेंगे, और पूरी तरीके से तैयार थे। तो उसी दरमियान क्या हुआ, 1791 में चीन पर आक्रमण कर दिया। चीन ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया, जिस पर नेपाल के जो काजी जगतजीत पांडे थे, इन्होंने एक इनके नाम एक पत्र आया कि गढ़वाली राजा को कुमाऊं हर्षदेव जोशी को सौंप कर वापस नेपाल आए। और देखिए एक पत्र मिलता है इनको, ये पत्र में लिखा गया था कि गढ़वाल या गढ़वाली राजा को कुमाऊं हर्षदेव जोशी को सौंप कर ये नेपाल आए। क्या कहने का मतलब है कि ये जो पत्र आया, कुमाऊं की जो सत्ता थी, वो जो सत्ता थी ये किसको सौंप के आ गए, हर्षदेव जोशी को यहाँ की सत्ता ये सौंप के आगे गोरखा। और ये नेपाल आए, तो नेपाल जब आए तो कुछ समय जब ये नेपाल आए तो यहाँ पर क्या हुआ, तो नेपाल आए, और उस समय गढ़ शासक की जब हम बात करें, गढ़वाल में जो शासक था उस समय पराक्रम शाह ने क्या करा, अपना सेनापति अमर सिंह थापा को बताया कि भैया कुमाऊं जाइए और हर्षदेव जोशी को ना दे। इन्होंने एक पत्र किसको लिखा, ये जो पराक्रम शाह ने किसको ये पत्र लिखा, ये जो गोरखा के जो सेनापति थे, कौन से, अमर सिंह थापा की हमने बात करी, तो अमर सिंह थापा को ये पत्र, जगदीश पांडे। तो ये अमर सिंह थापा को बताया कि भैया आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि कुमाऊं का जो शासन है वो हर्षदेव जोशी को बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि ये जो व्यक्ति है बड़ा ही धोखेबाज व्यक्ति है। इस पर जो हमने कहा कि अमर सिंह थापा था, अमर सिंह थापा ने क्या करा, जब इसको इस वस्तु स्थिति से जब अवगत कराया, ठीक है, जो पराक्रम शाह ने जब इस तरीके से इसको बताया, तो इसने क्या कर लिया, हर्षदेव जोशी को बंदी बना लिया। याद रखना है, तो इसको जब बंदी बना लिया, बंदी बनाने के बाद ठीक है, जब इसको कैद कर किया, तो बाद में वह किस प्रकार से गोरखाओं के कैद से मुक्त हो पाया था, ये हम आगे जानेंगे, तो कैसे किस तरीके से मुक्त हुआ है। तो ये था, यहाँ तक तो थोड़ा मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे कि गढ़वाल में गोरखा राज्य का, अगर हम विस्तार की बात करें, गढ़वाल में गोरखा राज्य का विस्तार की बात करें किस तरीके से हुआ, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। साल था, देखिए मैं बहुत ही गोरखा शासन को बहुत ही कम चीज़ों में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रखिएगा। साल था 1790 में, जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तो आपको पता है कि गोरखा सैनिकों का ध्यान अब किसकी तरफ हो गया, गढ़वाल की तरफ हो गया था, क्योंकि गढ़वाल की तरफ किसने प्रोत्साहित किया इनको,
हर्षदेव जोशी ने। हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल की तरफ इनका ध्यान आकर्षित हुआ। और इस समय गढ़वाल पर पराक्रम जो परमार वंश के जो शासक थे, जो वंश के जो राजा थे, प्रद्युम्न शाह का क्या था, उसमें राजगद्दी पर वो विराजमान थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस जिस वक्त गोरखाओं द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की रणनीति बनाई जा रही थी, तो उस समय गढ़ राज्य का शासक कौन था? प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह था, गद्दी पर विराजमान था। साल आता है 1791 ईस्वी में हर्षदेव जोशी, जिसे हरक देव के नाम से भी जाना जाता है, इसकी सहायता से गोरखा ने क्या करा, गोरखा ने गढ़वाल पर हमला कर, गोरखाओं ने क्या करा, गढ़वाल पर हमला करते। किसकी सहायता ली गोरखाओं ने? हर्षदेव जोशी हर्षदेव की। जोशी की जब सहायता ली, तो गढ़वाल पर जब इन्होंने हमला किया, द वो द लंगूरगढ़ ये है, तो लंगूरगढ़ में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह कौन सा स्थान है जहां पर गोरखा और गढ़वाल सेना सर्वप्रथम पहले दफे दोनों सेनाओं का आपसी मुठभेड़ सामने हुआ? तो वो कौन सा स्थान था? लंगूरगढ़ में ये हुआ था। तो दोनों सेना, लंगूरगढ़ी। तो यहाँ पर ये दोनों सेना आमने सामने हुई, तो प्रद्युम्न शाह और उनकी सेना ने क्या करा, बहुत ही उस समय तो याद रखिएगा, तो फिर इसके बाद गोरखा बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, आक्रमणकारी हो जाते हैं। तो इस समय जो प्रद्युम्न शाह और उसकी जो सेना थी, बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के साथ क्या हुई, बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के साथ यहाँ पर लड़े और अपना बहादुरी का परिचय दिया और गोरखाओं को यहाँ पर पराजित कर दिया। तो यहाँ पर जब पराजित कर संधि करने पर यहाँ पर विवश कर दिया भैया, कि गोरखाओं को बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी, कूटा गया उनको। तो और फिर प्रद्युम्न शाह ने गोरखाओं को यहाँ पर क्या करे, एक संधि पर हस्ताक्षर करा कि भैया एक यहाँ पर संधि करो कि अब आप कुमाऊं तक तो आपने अपना अधिकार कर लिया, तो गोरखाओं को ये कह दिया कि आप कान खोल के सुन लीजिए, अब गढ़ राज्य की तरफ आप क्या करोगे, आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। तो ये संधि पर ये क्या हस्ताक्षर हुए। तो उसके पश्चात क्या हुए, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तिलमिला गए थे। तो आपको मैं बता दूं, जो गोरखाओं का जब यहाँ पर युद्ध हुआ था, जो यहाँ पर गढ़वाल के जितने भी सेना थी, वो बहुत ही ज़्यादा इसके सामाजिक, जितने भी समाज में जितने भी जनमानस थे, वो उन्होंने भी इस युद्ध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लड़े थे। तो अब आते हैं आगे की कार्रवाई की तरफ, हम अग्रसर होते हैं। तो कहाँ गया, ये लड़े थे। अब देखिए, संधि के तहत गोरखाओं ने गढ़वाल पर कभी आक्रमण न करने का वचन क्या मिला, मांगा, और साथ ही 25,000 रुपये का वार्षिक कर भी लगा दिया। किसने लगाया कर? गोरखाओं से गढ़वाल पर आक्रमण न करने का क्या करा, वचन मांगा। किसने मांगा था? सर प्रद्युम्न शाह ने। और 25,000 का क्या लगा दिया? टैक्स, वो जुर्माना, मतलब हर साल देना पड़ेगा उसको, टैक्स देना अब पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि प्रद्युम्न शाह ने किस पर 25,000 का वार्षिक टैक्स लगाया था? 1791। किस पर लगाया था, किस पर? सर गोरखाओं पर लगाया था। और इसी समय 1791 में क्या हुआ, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण करा? चीन ने क्या कर दिया, तिब्बत पर आक्रमण करा। और माना जाता है कि इसी कारण गोरखाओं को संधि करनी पड़ी थी और वापस लौटना पड़ा था। ये कोई संयोग रहा था। अगर ये परिस्थिति नहीं बनता, मान लीजिए आपके घर में चोरी हो रही है, आपका घर लूट रहा है, क्या आप दूसरे घर को जीतने की कोशिश कर, दूसरे राज्य को जीतने की प्रयत्न करोगे? कभी नहीं करोगे। अपने घर को पहले आप क्या करोगे, सुरक्षित करोगे, तब जाके आगे की कार्रवाई आप करोगे। तो गोरखाओं ने भी क्या करा, पहले तो इन्होंने कहा भैया अपना जो जन्म स्थान है कहीं ना कहीं पहले उसको सुरक्षित करो। और चीन ने तिब्बत पर जब आक्रमण किया, तो माना जाता है कि कहा जाता है कि गोरखाओं को यहाँ पर संधि करनी पड़ी और ये वापस लौट गए। और 1803 की बात है, याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है प्रश्न है। 1803 का वह समय था जिस समय गढ़वाल पर बहुत ही भयानक क्या बना था। ये कहते हैं कि यहाँ पर 7 कुछ का तीव्रता का यहाँ पर भूकंप आया था। तो यहाँ पर ये याद रख लीजिए,
1803 में गढ़ राज्य भूकंप से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हो गया था। भूकंप से ये धरती कांप गई थी। तो जब ये कांपी तो सैन्य शक्ति यहाँ पर कमज़ोर होगी, तो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी यहाँ पर छिन्न भिन्न हो गई, जिसका फायदा गोरखाओं को मिला। अब देखिए, किसी राज्य की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाती, जहाँ पर प्रकृति आपदा जिसके सर पर पड़ी हो, तो यहाँ पर ज़मीनें फट गई और घर मकान टूट गए और बहुत से लोग मारे गए, मवेशी मारे गए, फसल चौपट हो गई। तो बहुत बड़ा तीव्रता का 7 से 8 तीव्रता का ये भूकंप था। तो यहाँ पर गढ़वाल क्या होता, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसी का क्या करा था, गढ़वाल पर गोरखाओं ने क्या करा, इसी समय रणनीति अपनाई कि भैया ये समय बहुत अच्छा समय है, जो हमने जो संधि जो की थी, जो वचन दिया था, अब वो वचन को जाए बाहर में। अब हम क्या करें, सीधे क्या करें, गढ़वाल पर अब हम ये सबसे अच्छा मौका है, जहाँ पर गढ़वाली सेना भी क्या होगी, अपने जो जख्मों पर मरहम लगा रही होगी। बहुत ढेर सारे सैनिक क्या हुए, इस भीषण हादसे में घायल हो गए थे और बहुत ढेर सारे मर भी गए थे। तो इसका फायदा गोरखाओं को मिला और एक बार पुनः अगर कहें 1803 में गढ़वाल पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। देखिए, जब इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण करा, आपको बता दूं, जब यहाँ के सैनिक बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, उसके बावजूद भी जब यहाँ की जो जनता थी ना, जनता लठ लेकर या कुछ जो भी हाथ लगा वही लेकर के युद्ध में कूद गई थी। देखिए, और इस युद्ध में गढ़वाल की प्रजा ने क्या करा, राजा का पूरा सहयोग किया और प्रद्युम्न शाह ने सैनिकों को एकत्र कर और बाराहाट उत्तरकाशी के मैदान में द्वितीय युद्ध गोरखाओं से लड़ा। प्रद्युम्न शाह के नेतृत्व में सेना ने बहादुरी के साथ सामना किया और उन्हें रोकने में भी कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर ली। किनको रोकने में सफलता प्राप्त कर ली थी? तो गोरखाओं को। जब देखिए, जब राज्य में ऐसी भीषण स्थिति होती है, जब कहते हैं ना कि जब हम लोग एकजुट हो जाते हैं, विभिन्न परिस्थितियों पर भी हम क्या करते हैं, साहस भरते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ही जीत होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं ऐसे लड़ाकों ने जो घायल थे, जो खाने के लिए लाले पड़ गए थे, तो उस समय भी क्या हुई, कहीं ना कहीं गोरखाओं को रोकने में सफलता प्राप्त करी। और लेकिन गोरखा जानते थे, गोरखा क्या जानते थे, भैया ये आंतरिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि खाना पानी सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया था, क्योंकि बहुत भयंकर क्या आ गई थी यहाँ पर, ये त्रासदी एक तरफ के लेके चलिए, तो ये हो चुका, जिसके कारण वो लगातार वो क्या करने था, गढ़वाल पर आक्रमण कर। कुछ समय तक क्या होता था, आक्रमण रुकता था, फिर आक्रमण किया जाता। तो इसकी वजह से क्या, धीरे धीरे गढ़वाल के जो जनमानस थे या सैनिक थे, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने पड़े और कहीं ना कहीं गढ़वाल को कमज़ोर कर रहे थे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दूसरा युद्ध कहाँ पर हुआ था? दूसरा युद्ध कहाँ पर हुआ था? बाराहाट से उत्तरकाशी, बाराहाट उत्तरकाशी, बाराहाट से। हाँ, ठीक है, ये बाराहाट पर हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर गोरखा, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गढ़वाल व गोरखा सैनिकों के बीच तीसरा युद्ध हुआ था चंबा में, चमुआ में ये हुआ था, जो चंबा में ये कहते हैं, चंबा में हुआ था, चमुआ भी कह सकते हो, आता है तो यहाँ पर ऑब्लिक कर लीजिए। तो ये चंबा में ये युद्ध हुआ और यहीं से गोरखा आगे बढ़ते हुए अंतिमतः ये युद्ध जो ये हुआ था, निर्णायक युद्ध रहा, अंतिम युद्ध रहा। 14 मई 1804 में खुरबड़ा का जो मैदान था, देहरादून नामक स्थान पर क्या हुआ था, मैदान में प्रद्युम्न शाह युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, पूछा जाता है कि खुरबड़ा के मैदान पर कौन सा गढ़वाल शासक को वीर गति प्राप्त हुई थी, तो प्रद्युम्न शाह को ये वीर गति प्राप्त हुई थी। तो जब ये वीर गति प्राप्त हुई है, ये वाला क्वेश्चन इतनी दफ़े पूछा गया है कि क्या कहने। तो ये पता होना चाहिए कि किस वर्ष से प्रद्युम्न शाह को वीर गति प्राप्त हुई थी। 14 मई 1804 में ये हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुरबड़ा के मैदान में तो कौन सा गढ़ राज्य का नरेश को वीर गति प्राप्त हुई थी, आपको पता होने से प्रद्युम्न शाह। और ये भी पूछा जाता है कि खुरबड़ा का जो मैदान है वो कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए देहरादून के अंतर्गत ये आता है। तो ये क्वेश्चन बनता है। और जब ये वीर गति को प्राप्त हुए, इस तरीके से ये युद्ध का पश्चात ये संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर किसका एकाधिकार हो गया?
गोरखों का। तो गोरखाओं का क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो याद रखो गोरखा ने क्या करा, अपनी सैन्य जो शक्ति के बलबूते किसको अधीन, अपने अधीन कर लिया, कहीं ना कहीं कुमाऊं और गढ़वाल को अपना अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इसको स्थापित कर लिया। जो मैं आपसे कह रहा था, जो पीडीएफ है, थोड़ा उसकी तरफ भी हम यहाँ पर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गोरखा, आपको देख रहे होंगे कितने मासूम है मगर बहुत ही खूंखार ये शख्स आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है, आपकी गोरखा शासन का इतिहास से रिलेटेड है। थोड़ा सा हम यहाँ पर भी आप चलेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी हम समझाएंगे। तो यहाँ पर है कि या इसको बाद में बताओ या उसको पूरा पहले कर लूँ, बताइए। बताओ। सर उसी को कंटिन्यू कर लीजिए क्योंकि वो पूरा हो जाएगा तो फिर समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, आप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने खाना नहीं खा रखा है। इंदु जी, आप आज आप वो जोश के साथ नहीं मैदान पे उतरी हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, नोट देखिए, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण यहाँ पर एक नोट लगा के रखा है मैंने। तो यहाँ पर देखिए कि युद्ध स्थल में अचानक रणनीति, जो रणजीत है, देखिए, युद्ध स्थल पर अचानक रणजीत कुंवर को गोली से प्रद्युम्न शाह को वीर गति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रद्युम्न शाह की मृत्यु किसके हाथों हुई थी? रंजीत कुंवर। रणजीत कुंवर की गोली से किसको वीर गति प्राप्त हुई थी? प्रद्युम्न शाह को ये प्राप्त हो गई थी। प्रद्युम्न अब शाह। इसके फलस्वरूप अगर हम बात करें तो पराक्रम शाह जो नालनगढ़ नालनगढ़ को और प्रद्युम्न शाह को देव सिंह, देखिए याद रखिए, जो बाद में इसका जिक्र आता है। ठीक है, तो सुदर्शन शाह की जब हम बात करते हैं तो ये देव सिंह क्या है, कनखल, ये हरिद्वार पहुंच गए थे। तो ये जब हरिद्वार पहुंचे तो इस प्रकार से प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के साथ संपूर्ण गढ़वाल पर स्वदेशी सत्ता का कहीं ना कहीं स्थान स्थापित हो गया। कहीं ना कहीं स्वदेशी सत्ता, विदेशी सत्ता का आगमन यहाँ पर हुआ। और ये खबर सुनते ही संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में कहीं ना कहीं खलबली मच गई और साथ ही आतंक का माहौल फैल गया और लोग घरों से भागकर जंगलों की ओर भागने लगे। आपको ये तो मैंने शॉर्ट बता रखा है। अगर जब हम ये वाली जो बुक है, अगर हम इस बुक को अगर हम पढ़ें तो आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा किस जगह पे है गोरखाओं का इतिहास। अगर हम देखें तो जिसमें कहते हैं जब ये जीत गए थे, जब जीतने के बाद जब ये पूरे समाज को पता चला कि गोरखाओं का आधिपत्य कहाँ हो गया, बताइए कहाँ हो गया था? गढ़वाल जब में। ये जनता को ये पता चला कि भैया गोरखाओं ने पूरी गढ़वाल में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो यहाँ के जितने भी जनमानस थे इनको पता था कि गोरखा बहुत ही ज़्यादा निर्मम और निर्दयी और करूण है। तो ये क्या हो रहा है, जंगलों की तरफ खाना पानी छोड़ छाड़ के अपने क्या बोले अपने सामान छोड़ के जो हाथ लगा वो लेके इन्होंने क्या करे, जंगलों की तरफ भागे। और गोरखा सैनिकों ने भी जंगलों में ही इनको गोली मार मार के ख़त्म कर दिया था। कुछ लोग तो बच के भाग गए, तो ये जंगलों की तरफ भागे। अगर हम देखें तो आप ये देख पा रहे होंगे कि गोरखाओं का जब हम इतिहास के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा क्या है, मार्मिक टॉपिक था। उस मार्मिक टॉपिक को हमने छोटे से रूप में आपके सामने मैं रखने की प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे आप कि महेंद्र, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर 1970 से लेकर 1915 तक निरंतर क्या है शासन करा और नेपाल के शासन का प्रतिनिधित्व कुमाऊं प्रांत का शासन को देखते हुए ये सारी चीज़ें क्या है, ये पूरा इसका विस्तृत नोट्स है। क्योंकि अब हमें विस्तृत पढ़ने का इतना समय नहीं है तो हमने इसलिए आपके सामने में शॉर्ट नोट से लेके आया हूँ। तो हमने कहा कि गढ़वाल में पूर्ण रूप से स्वदेशी सत्ता का हस्तांतरण हो गया। और ये जब खबर सुनी पूरे समाज ने तो समाज में खलबली मची और आतंक के डर के कारण जब आतंक का भय समाज में फैला तो लोग घरों को छोड़कर जंगलों की ओर भागने लगे और भाग के निकल गए। अब देखिए क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर जब ये जो अब यहाँ पर गोरखाओं द्वारा कर लगाए गए थे, आपने देखा था कि चंद्रवंश के शासनकाल में कितने कर लगाए गए थे? सर टोटल 68 थे जिसमें 36 आपके राज्य कर थे और राजा के लिए थे और 32 उनके सेवकों के लिए।
वैसे हम जब बात करते हैं तो 36, जैसे 36 हाँ, कलम तो 32 रकम उसके कुछ ऐसे। संबंध में ही हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ उसमें लगे थे। तो गोरखा ने जब अपना साम्राज्य इस क्षेत्र में जब स्थापित किया, शासन प्रबंधन और सैन्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए अधिक धन की या कहें क्या हुआ, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या हुआ, अंत में क्या है ये क्या करा, समाज में वसूली या कहें कर, अनंत कर क्या निर्धारित करिए। अब देखिए अगर हम बेसिकली बात करें, क्योंकि बहुत बड़ी सेना है, गढ़वाल में भी सेना है, आपके कुमाऊं में भी सेना है, तो इतने बड़े सेना को खाना पीना चीजें करने के लिए, सेना का तो कार्य क्या है, युद्ध करना। और सेना का पेट कौन भरेगा, कौन भरता है, राज्य के जितने भी जनमानस होंगे, जो किसान होंगे, वही तो उनकी पूर्ति करेंगे खाने पीने की। तो इन्होंने क्या करा, तो जब अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए क्या करा, तो गोरखाओं ने समाज पर क्या करे, अनेक ऐसे कर निर्धारित कर दिए जिसकी वसूली जैसे ग्रामीण या सपाड़ों व या कहें गोरखा सैन्य अधिकारी कठोरता के साथ किया करते थे। बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम किया करते थे कि ये ला भैया तू कर नहीं देगा तो ले कोड़े खा ले, मार जा, इसे गोली मार दिया जाता था। अगर वो नहीं होता तो बहुत से ज़्यादा घिनौना भी कार्य करते करते थे। करों में किसी भी प्रकार की यहाँ पर रियायत नहीं दी जाती थी, छूट किसी भी दिशा में नहीं दी जाती थी, और जिसमें मुख्य कर कुछ निम्नलिखित है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, भूमि कर होता है, मुंडाड़ी या मुंडी कड़ ये कहा कहते हैं। तो इसको देखिएगा, इससे सब इसे पहले से ही चले आ रही कर व्यवस्था का काफी गुना ये बढ़ा दिया। देखिए चंद्रवंश के शासनकाल में आपने देखा था बहुत ढेर सारे कर, हमने जैसे अभी 38 कहा तो वहाँ पर फिर 36 कर कहा जाता था, तो बहुत ढेर सारे पहले से कर थे। तो जो ये कर पहले पूर्वज जो चल रहे थे, चाहे वो गढ़वाल में चल रहे हों या कुमाऊं में चल रहे होंगे, तो उन व्यक्ति विशेषों पर क्या कहते हैं, आमदनी तो उतनी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा इन पे आमदनी कर के रूप में यहाँ पर वसूला जाने लगा। और चाहे वो मान लो, जो मैंने पूर्व में भी एक जिक्र किया था, अगर किसी के आपके पास अगर 10 किलो अनाज है तो 10 किलो अनाज में से 9 किलो अनाज मुझे दोगे और 1 किलो अनाज से आप क्या करोगे, अपने घर का भरण पोषण करोगे। क्या ये मुमकिन हो सकता है? तो जब नहीं सर। मुमकिन नहीं हो सकता था, तो यही तो आतंक था इनका। तो इसी आतंक से डर के मारे लोगों को जो पीड़ा दिया जाता था, तो उससे बचने के लिए जंगलों की तरफ भागे थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखा सलामी कर था। तो सलामी कर क्या था, यह देखिए, इससे नजराना के रूप में लिया जाता था, जो मुख्य रूप से अधिकारियों को नजराना या भेंट के रूप में दिया जाता। हमने ये कहाँ पढ़ा था, ये वाला कहाँ पढ़ा था इसको? सर चंद्रवंश के उसमें पढ़ा था, भेंट करके नाम से। ये मैकर है। देखिए तीसरा कर है, ये कुमाऊं में घर ही क्या है, घर ही पिछड़ी जो क्या है, प्रत्येक घर से ये लिया जाता था। और साथ ही गढ़वाल में मौ मैका करके प्रत्येक मवासे पर जगह प्रत्येक परिवार जो थी, बखाई बखली कहते हैं जिसको, तो इस नाम से ये विविध था। तो एक मकान में एक ही परिवार में मौ परिवार में रहता था। तो बद्री दत्त पांडे के अनुसार अगर हम देखिए बद्री दत्त पांडे के आधार पर कहें तो मौ कर जो सिर्फ एक आवश्यकता पढ़ने पर लिया जाता था। कहते हैं जब आवश्यकता पड़ती थी तो उस समय इस कर को लिया जाता है। हमने घी कर के भी बारे में बात करी, तो घी कर किससे लिया जाता था, जो दुधारू पशुओं को जो पालते थे, जो यह कर दुधारू जो पशुओं के नाम पर लिया जाता था। जिसके भी घर में, मान लीजिए आपके घर में भैंस दूध देने वाली है, तो आपसे ये कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो उससे नहीं लिया जाता। जो भी मवेशी होते थे, पशु जो दुधारू पशु होते हैं, उनके नाम पर ये कर लिया जाता है। दूध देने वाले पशुओं की संख्या प्रति वर्ष घटती रह रही थी, घटते बढ़ते ये रहती थी। और 1805 में इसमें निर्धारित कर राशि यहाँ पर लगा दी गई है, और 1851 तक ये क्या रे ये चलता रहा। तो याद रखिएगा, इसीलिए लोगों ने क्या करा, पशुओं की संख्या प्रतिदिन घटती जा रही थी, इसलिए लोग करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। सारी चीज़ें मेहनत कौन ले जाता था, वही लोग ले जाते, तो इसीलिए ये छोड़ देता। पांचों कर मिझारी ये कर था। ये कर क्या क्या है, ये चमार या फिर शिल्पकारों। देखिए चरमकार, चरमकार। चरम कर
स्वर्णकार वो चमर शिल्पकार। चमड़कार जो भी होता है, जो चमड़े का कार्य करते होंगे, तो जो भी लघु कार्य करते होंगे, तो शिल्पकारों के विभिन्न शिल्प जैसे कुटीर उद्योग पर ये लगाया जाता था। उनके शिल्प जो उन्नति पर कहीं ना कहीं बाधा के रूप में आता है, तो उनको कार्य नहीं करने देता। जब मान लीजिए कोई भी हम हैंडलूम का कार्य कर रहे हैं जिससे कि अपनी रोजी रोटी चलती, तो उन पे भी ये कर लगा दिया जाता था। डांडर कर होता था, तो ये जो था, ये कर था क्या, तो शिल्प आय पर लगाया जाता था। यह दूसरा कर यह था कि यह केवल केवल कुलियों से ही नहीं, कर प्राप्त कर वस्त्रों बुनाए बुनाए जो बुनकर होते थे उनसे भी लगाया जाता। बेसिकली जो हमने पूर्व में पढ़ा था उसी टाइप के कर है, तो करों को थोड़ा सा क्या करें, मॉडिफाई कर दिया है। तो वहाँ पर इन लोगों से कर ये लिया जाता था, ठीक है। तो ये कर लिया जाता था। स्वयं फाल्गुन यहाँ पर दिया है, देखिए। ये कर गोरखा शासकों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों के व्यय पूर्ति के लिए लिया लिया जाता था। और इस कर पर क्या होता, जब ये उत्सव होता था, उत्सव हेतु भैंस बकरे को भी देने होते थे। क्योंकि जो ये कर था, ये कर में क्या था, जो ये लोग उत्सव मनाते थे, कोई एक मान लीजिए त्योहार मनाते थे, जैसे उत्सव मनते थे, तो यहाँ इस उत्सव में बहुत ज़्यादा व्यय की पूर्ति करने के लिए क्या करते थे, तो यहाँ पर गांव वालों से पैसा तो लेते लेते थे, और साथ ही कहते थे कि भैया भैंसे बकरे जो भी हैं वो भी आप लोग हमें दीजिए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें कर यहाँ पर लिए जाते थे। तो अब हम बेसिकली है इनके गोरखा शासन के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें, तो हम अपने मूलतः फाइल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ से समझने को मिलेगा। जो चीज़ें वहाँ स्पर्श नहीं हो पाई, यहाँ पर आपको स्पर्श हो जाएंगी। गोरखा उत्तराखंड में गोरखा शासन का इतिहास को हम कहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। गोरखा इस तरीके से ये थे। उत्तराखंड के इतिहास में अगर देखें, गणराज्यों के गोरखाओं से हारने के बाद समस्त उत्तराखंड में गोरखा शासन का उदय हुआ। चाहे हम उत्तराखंड की अगर बात करें, संपूर्ण उत्तराखंड में जो कुमाऊं का क्षेत्र था या गढ़वाल का क्षेत्र किसके अधीन आ गया था, गोरखाओं से जब हारने के बाद क्या था, उत्तराखंड में पूरी तरीके से गोरखा शासन का उदय हुआ। इसका प्रमुख कारण था 1790 में जब चंद्रवंश के शासकों का कमजोर होना, नेतृत्व कमजोर हो गया था। तो जब नेतृत्व कमजोर हुआ था, तो चंद्रवंश के शासक उसमें महेंद्र चंद्र ने के गोरखाओं को रोकने का भरसक प्रयास करा, मगर इसमें ये सफल नहीं हो पाए। तो गोरखाओं ने क्या करा, 1790 में अल्मोड़ा की जो राजधानी में इन्होंने प्रवेश किया और चंदों के चौ महल में प्रवेश कर उनकी पत्नियां और पुत्रियों के साथ इनको अपने साथ रख लिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रवंशियों के पुत्रियों और पत्नियों को जो अपने साथ किस महल में रखा गया था, चौमहल। चौ महल में ये रख लिया था। चौ महल किससे संबंधित है, सर चंद्रवंश से। बिल्कुल। ये एक नया प्रश्न यहाँ पर, इसको देख लीजिए। तो देखिए, गोरखाओं के इस क्रूर रवैये को देखकर जनता में दहशत मच गई। अगर जब ये राजाओं के पत्नियों को नहीं छोड़ रहे हैं, बेटियों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या जनता इनके लिए क्या है, जनता तो एक मामूली खिलौना है ना, उसको तो जब भी दिल चाहे तब रौंद दो। तो यही चीज़ देखकर, ये क्रूर व्यवहार देखा इन्होंने, तो जनता में दहशत मच गई। जब ये दहशत मची तो किसी ने भी उनके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करी। जनता ने फैसले डर का जो डर था, डर का लाभ उठाकर गोरखाओं ने कुमाऊं और साथ ही फिर क्या करा, गढ़वाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब मान लीजिए आपके सर में कोई बंदूक रखे बैठा है, जो वो कहेगा वही तो करोगे ना। यदि आपको जीना है तो करोगे ना। यदि आपको लगता है कि अब मुझे नहीं जीना है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप उसका प्रत्युत्तर दोगे। तो प्रत्युत्तर देने के कारण क्या होगी, आपका भेजा खुल जाएगा। तो यही डर था, ठीक है ना। अब देखिए, गढ़वाल पर आक्रमण कर गढ़ राज्य को विजय कर इन्होंने एक अपना छत्र राज कर लिया और 1816 तक ये आलंगा नेपाल युद्ध तक रहा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोरखाओं का उत्तराखंड में कब तक शासन रहा। सर 25 वर्ष तक, 1790 से 1815 तक। देखिए,
अब हम अगर 15 तक कहीं ऐसे किताबें हैं, जैसे हमने यहाँ पर अभी जो समसामयिक की घटना जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, जो आप ये टाइटल देख रहे होगे, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी किताबों से उठाया हुआ है, वो वहाँ से मैंने नोट से बनाए हैं। तो जो ये था, तो 1816 तक का जो आलंगन नेपाल युद्ध रहा, कहते हैं कि उसे 16-15 तक तो रहा, मगर ये जो था उसके 16 के मिड वीक तक ये रहा। तो ये आलंगन जो नेपाल युद्ध था, तो यहाँ तक ये रहा। तो 25 वर्ष का अगर हम देखें, इसका पूरा दरमियान देखें, तो 25 वर्ष तक उत्तराखंड में गोरखा शासन रहा। तो गोरखाओं का शासन कितने साल तक रहा? 25 और साल इनका तक। शासन किसके सम इस और 25 इन वर्ष तक। इस इनका शासन को किसके समकक्ष रखा गया था? यमराज के। यमराज कौन होता है? यमराज को। समृद्धि देवता, हम्म मृत्यु का देवता। देखा है कभी ये? ना सर, अभी नहीं देखना। तो मृत्यु, ये जो कहते हैं कि जो यमराज होता है, यमराज क्या करता है? लोगों को मृत्यु दंड देता है। तो उसी के समकक्ष गोरखा भी क्या करते थे? जनता को मृत्यु दंड दिया करते थे, मृत्यु के भागीदारी वो बना दिया करते थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तराखंड का वह कौन सा साम्राज्य था जिसे यमराज के शासन के समकक्ष रखा गया? बताइए। चलिए, नहीं बता रहे हो। चलिए, गोरखाओं के समकक्ष रखा गया था। तो गोरखाओं की क्रूर प्रशासनिक और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? वन मिनट। सर आवाज नहीं आ रही। सर बोल ही कहाँ थे अभी। पता नहीं क्या हो रहा आजकल, परसों से तो कुछ नहीं, जुड़ भी नहीं पा रहे, कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, मैसेज करना पड़ेगा। हेलो, हाँ सर। आ आ गई रही? सर। आप ये देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई तो दे रही है ना स्लाइड? तो यहाँ पर आपका माइक ऑफ हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? माइक प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो ये सोच लीजिए, यहाँ पर जब माइक प्रॉब्लम दिखा रहा है तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए आपके स्क्रीन पे ये सारी चीज़ दिख रही होंगी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। जी देखिए, सर। कहते हैं कि गोरखाओं की क्रूरता और प्रशासन और न्याय व्यवस्था के कारण उत्तराखंड की जनता सदैव डर की स्थिति में रही और व्याप्त रही। वहीं जनता और ब्राह्मण पर कई तरह के कर लगा दिए गए थे, और जो कर देने में असमर्थ थे उन्हें पकड़कर जबरन बेच दिया जाता था। अब देखिए, किनको बेच दिया जाता था? जो हमने कहा, जैसे आपने देखा होगा कि जो अरब के जो थे या नवाब थे, या फिर बड़े बड़े महलों में उनको दासों के रूप में या बधवा मजदूर के रूप में राजा क्या करते थे? उनको बेच दिया करता था। तो वहाँ पर गुलाम की तरफ बेच दिया गया था। जो मैं मान लो किसी गुलाम को मैं खरीद के ला रखा हूँ, तो जो मैं कहूँगा गुलाम को वही करना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से जी ये सर। तमाम चीज़ें होती थी। गोरखा अपने दो ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, वे पांडव व उपाध्याय थे। क्वेश्चन बना यहाँ पर पूछा जाएगा कि गोरखा दो ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, वो कौन कौन से थे? तो एक तो पांडे थे, और कौन थे? उपाध्याय थे। इसके अलावा सभी को चाबुक मार मार कर क्या कर देते थे? उनको जान निकाल दिया करते थे, उनसे वसूला जाता था, कर वसूल दिया जाता था। ले चटाचट मार मूर के उनको
ठीक ठाक कर दिया जाता था, तो कर देने लायक बना दिया देते थे। उसके साथ शासन उनके शासनकाल के दौरान जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों पर एक विशेष टैक्स लगाया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? कुशी ही कहते थे। खुशी। कुशी ही ये कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए, कुशी ही कर केवल किस पे लगाया गया था? ब्राह्मणों पर। किसके द्वारा लगाया गया था? गोरखाओं द्वारा। गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर एक विशेष टैक्स लगाया था। उस टैक्स का क्या नाम था? कुछ कुछ ही। ही। ठीक है, तो ये लगाया गया था। अब देखिए, गोरखाओं का उत्तराखंड पर क्रूर शासन 1816 तक चला। जो आलंगा युद्ध हमने कहा नेपाल के दौरान हुई, जो संगोली की युद्ध हुई थी, जो 4 मार्च 1816 को उत्तराखंड और बाकी भारतीय क्षेत्र में गोरखाओं से आज़ाद करा दिया गया। ये आज़ाद किसने कराया? सर अंग्रेजों ने। यस, गोरखाओं को, जो आपको याद होगा, जब प्रद्युमन शाह ने क्या कहा था, अंग्रेजों से मदद मांगी थी, हमने पूर्व में पढ़ा था बेटा, पढ़ा था। प्रद्युमन शाह नहीं सर, सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह। हाँ सॉरी, सुदर्शन शाह ने क्या करा था? जब कनखल से ये गढ़वाल गया, गढ़वाल ये इकट्ठा करा, तो किसकी सहायता ली है? अंग्रेजों अंग्रेजों की। की सहायता ली। तो अंग्रेजों की जो सहायता ली थी, कितने रुपए की डील हुई थी इनके बीच? 5 लाख। 5 लाख की हुई थी। क्या 5 लाख दे पाया था? नहीं दे पाया था, इसीलिए फिर गढ़वाल का विभाजन तो हो गया गढ़वाल था। का कौन सा भाग इसको दे दिया गया था? सर पूर्वी शायद अंग्रेजों के पास था, और और उत्तरी और हाँ, पश्चिमी उनके पास, टिहरी पूर्वी रियासत नयार वाला जो राजा क्षेत्र के था, पास थे। और श्रीनगर भी किसके अधीन चला गया था? अंग्रेजों। ब्रिटिशों के अधीन ब्रिटिशर्स चला के गया था। अंदर, तो अंग्रेजों ये के अंदर। ब्रिटिशों के अधीन क्यों गया था? क्योंकि सर ब्रिटिशर्स किसी के नहीं बने, उन्होंने धोखा कर दिया था कि हमारा इतना ज्यादा पैसा लग गया है, क्योंकि हमारे युद्ध में काफी सैनिक मारे गए। तो फिर जो सुदर्शन था थे वो दे नहीं पाए थे, तो फिर गढ़वाल का ही उन्होंने विभाजन कर दिया कि ये वाला एरिया हमें दे दो, बिल्कुल ठीक है। और आप जो टिहरी रियासत है वो हमेशा अंग्रेजों के पक्ष में रहेगी, उनकी हेल्प करेगी। बिल्कुल सही। तो यहाँ तक तो सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जी पर सर। देखिए, उत्तराखंड में गोरखा शासन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ। गोरखाओं की राजभाषा क्या थी? गोरखाली। और नेवारी। नेवारी। क्वेश्चन पूछिए, नेवारी क्या है? गोरखाओं की भाषा। गोरखाओं की राजभाषा। ठीक है, तो दो चीजें। आज एक नया शब्द सुना होगा, नेवारी। पहले दफे सुना या पहले पढ़ा था? फर्स्ट जी टाइम सर, सर। पहली बार हाँ। सुना। अब देखिए, गुरु गोरखनाथ के नाम से ही वर्तमान में सर गोरखपुर व नेपाल में गोरखनाथ नामक पहाड़ी का नामांकन हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नेपाल में जो नामक जो पहाड़ी है, वो किसके नाम पर उसको रखा गया था? गुरु गोरखनाथ। आपने एक चीज पढ़ा था, जब हमने परमार वंश से पढ़ा था, या उससे पूर्व में कोई गढ़वाल वंश से जब पढ़ा था, तो आपको पता है जी सर, अजय अजय पाल का पढ़ा था सर कि लास्ट में उसने गुरु गोरख पंथ को अपना लिया था। तो इन्होंने क्या सेवा, इनकी कितनी बार हेल्प करी थी? जी सर। गोरखनाथ ने हेल्प करी थी या नहीं करी थी? सर ये तो नहीं पढ़ा था हेल्प करी थी, लेकिन ये था कि नवनाथों में से एक गिना जाता था अजय पाल को, हाँ, तो और जिनकी वहां पे बेसिकली जिसमें हमने कहा था, वहां पे हाँ, फोटो जब भी हमने थी। कहा था कि जी। वहाँ के जो साधु थे, या जो उस सिख कम्युनिटी के जो लोग थे, जो वहाँ पर वो थे, तो उन्होंने क्या करा, जो हमने पूरा था मध्य हिमाचल के क्षेत्र में, जो कौन सा वाला क्षेत्र था, मैं अभी मेरा स्मरण नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर इन्होंने उस पर सहायता, जब ये हार रहा था, तो इसकी सहायता इनके द्वारा की गई थी। तो गुरु गोरखनाथ के नाम से ही वर्तमान में गोरखपुर को पड़ा, और साथ ही अगर नेपाल में कहें तो गोरख नामक पहाड़ी का नामांकन भी यहीं से हुआ। इसी गोरख पहाड़ी का ये कर क्या था? बाशिंदों को गोरखा कहा जाता है। देखिए, गोरखनाथ के नाम पर ही गोरखाओं का नामांकन हुआ। समझ गए? जी सर। अब ये
जो बाशिंदे थे, बाशिंदों को गोरखा कहा जाता था। अभी एक क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने। तो ये गोरखपुर के हुए ना सर फिर, है सर? और गोरखनाथ के नाम पर पड़ा, जी सर। गोरख नाम के नाम पर पड़ा बच्चा। पहले इसको पढ़ो, गुरु गोरखनाथ से पढ़ो तो इसको, ये वाली लाइन पढ़ो तो बेटा। गुरु गोरखनाथ के नाम पर ही वर्तमान गोरखपुर व नेपाल में गोरख नामक पहाड़ी का नामकरण हुआ। इसी गोरख पहाड़ी को बासिंदों को गोरखा कहा जाने लगा। क्या समझे इसे मुझे गोरख समझाइए। पहाड़ी को गोरख नाम, बोलो। सर जो ये गुरु गोरखनाथ नाम के जो ये पंथ थे, तो जो वर्तमान में गोरखपुर है ना, वो नेपाल के गोरख नामक पहाड़ी जो थी, तो उसी के नामकरण पर इन गोरखाओं का नामकरण हुआ। ये गोरखपुर गोरख पहाड़ी के बासिंदे भी कहलाए जाते थे, कभी प्राचीन नाम रहा हुआ। अब कौन बताएगा मुझे इसे थोड़ा सा सरल भाषा में। सर जो वर्तमान का गोरखपुर है जो यूपी में है, उसका नाम भी गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। और वहीं पे गोरखनाथ जी का काफी बड़ा मंदिर है, जहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जो मतलब सर्वे सर्वा हैं, जो हमारे यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, वो हैं। और नेपाल में एक गोरख नाम की पहाड़ी है, जहाँ पे हो सकता है गोरखनाथ जी, क्योंकि ये भ्रमण करते थे, वहां पे गए होंगे, तपस्या की होगी, तो जो गोरख नाम पहाड़ी वाला क्षेत्र है, वहां पे जो लोग रहते थे उनको गोरखा कहा जाता है। समझ में आ गया। एक व्यक्ति था, व्यक्ति के ही नाम पर ये सारी चीजें होगी, खत्म बात। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अमर सिंह थापा के नेतृत्व में 1790 में कुमाऊं के चंद्रवंशियों की कमजोरी का लाभ उठाकर कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया गया। किसने आक्रमण करा कुमाऊं पर? अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखाओं ठीक ने है, किस वर्ष किया गया था? 1790 में, और उस समय महेंद्र चंद वहां का ठीक शासक है। था। गोरखा सेना ने काली नदी पार कर 2 मार्गों से अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान करा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गोरखाओं ने कितने मार्गों से अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान करा? सर 2 मार्गों से। 2 मार्गों से। हाँ, इसको नोट करिए। काली नदी पार करा तो 2 मार्ग निकले, अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान करा। पहला मार्ग था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, झूला पुल से सोर तक होता है, जो हम कहते हैं कि झूला पुल है, जो नेपाल और उत्तराखंड को क्या कनेक्ट करता है। तो और गंगोली घाट व सेरा घाट पहुंचा तो दूसरा दल बिसुल होते हुए अल्मोड़ा घुसा। बिसुल होते हुए कहाँ घुसा? अल्मोड़ा में घुसा। दो तरफ से निकला। पहला कहाँ से निकला? झूला घाट से। झूला घाट से होता हुआ गंगोली घाट पहुंचा, और दूसरा बिसुंग से होता हुआ सीधा अल्मोड़ा के ठीक है, अंदर। समझ गए ना, ये पता हो गया होगा। अब देखिए, उन्होंने कुमाऊं जीतकर जोगा जोगा मलसा को कुमाऊं का सूबेदार क्या बना, सूबा ये बना दिया, सूबेदार टाइप का जो बना दिया है। ठीक है, इसको बना दिया। आपको एक चीज बता दूं, जोगा मलसा जो है ना, तो आज भी इनके वंशज जगह हैं, बाशिंदे रहते हैं। जब भी अल्मोड़ा की लाला बाजार है ना, मेरी बात सुन रहे हो? अल्मोड़ा की लाला बाजार, जी अल्मोड़ा सर। की लाला बाजार है, एक छोटा सा दुकान है। उस दुकान पर ये जोगा मल साहब के जो हैं बच्चे बच्चे जो भी होंगे, नाती पोते पोरे में, तो वो लोग क्या करते हैं, दुकान खोलते हैं और दुकान में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिठाई बेचते हैं, बहुत टेस्टी भी बनाते हैं कहते हैं। और गोजिया देखे हमने, गोजे क्या किसे कहते हैं जो होली में बनाते हैं? हाँ, गुजिया। गुजिया। तो यहाँ पर ये एक गुजिया ही 100-200 रुपये का एक गुजिया बेचते हैं, बहुत ही महंगा। 75 रुपये या एक गुजिया, 75 या ऐसी करके देते हैं, बहुत ही महंगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जोगा मल शाह के बाद काजी नर शाही
अजब सिंह थापा, बम शाह, रुद्रवीर शाह, धौलकल सही और काजी, ये जो भी पांडे रात थापा और साथ ही 1806 में पुनः बम शाह कुमाऊं का सूबेदार बनाया गया। तो याद देखिएगा, पूछा जाएगा 1816 में पुनः किसे बना दिया, तो ये तमाम चीज़ें याद रखिएगा। और 1790 में कुमाऊं को अपने अधिकार में लाने के बाद उन्हें हरक देव की सहायता से गढ़वाल के लंगूरगढ़ किले पर डेरा डाला, और मगर ये असफल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गढ़वाल पर किसकी सहायता से लंगूरगढ़ किले पर डेरा डाला गया। हर्षदेव जी। ये हरक देव, आप यहाँ पर हरक देव लिखा है ना, तो जी सर, जी सर, जी सर, दोनों, जी सर, दोनों एक ही हैं। उसका उपनाम है, ठीक है। और ये क्या है, कुमाऊं का चाणक्य। चाणक्य। अब देखिए साल आता है 1803 में, अमर सिंह थापा और हस्ती दल जो चतुरिया करके है के नेतृत्व में क्या गढ़वाल ने पुनः आक्रमण करा। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके नेतृत्व में गढ़वाल पर गोरखाओं द्वारा आक्रमण कर दिया गया। अमर सिंह थापा और हस्ती दल चतुरिया। इन दोनों के नेतृत्व में क्या कर दिया, गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। अभी तक तो हमने इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ा था ना, आपने पढ़ा होगा। तो अभी जब हमने पूर्व में जो सर अमर सिंह के बारे में पढ़ा ठीक था, है, तो आक्रमण करा। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चीजें स्पष्ट हो रही है। एक वर्ष तक चले युद्ध में, जब एक वर्ष तक ये चला युद्ध है, तो गोरखा और गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह के बीच संघर्ष के बाद अंततः 1804 में खुरबड़ा का जो मैदान था युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई। प्रद्युम्न शाह को किसके द्वारा मारा गया था। सर रणजीत कुंवर। तो उसके गोली से मारा, ठीक है। समस्त कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में दोनों पर किसका अधिकार स्थापित हो गया, गोरखों का हो गया। अब इस दौरान गोरखाओं ने प्रद्युम्न शाह के बेटे सुदर्शन शाह को क्या करा, ढूंढा, मगर वो किसी तरह से बचकर निकलकर अंग्रेजों के पास चला गया। पता है ये कहाँ भागा था पहले, कनखल। हाँ ये कनखल भागा, क्योंकि इसको भी मारना था, ठीक है ना। तो ये बच गया, ये भाग गया, फिर ये किसके शरण में निकला, अंग्रेजों के पास तो गया है सर अंग्रेजों की। अब ये कहता है कि चंपावत के बालिकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार सूबेदार महावीर थापा ने ही कराया था। याद रखो कि जो चंपावत का जो बालिकेश्वर जो मंदिर है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कहने का मतलब इसको लीपा पोती ठीक ठाक किसके द्वारा कराया गया, सूबेदार महावीर थापा ने कराया गया था। महावीर थापा ने चंपावत के किस मंदिर का जीर्णोद्धार करा था, जीर्णोद्धार किस, बालेश्वर मंदिर ठीक है। का। तो बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था, सूबेदार महावीर थापा। तो बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है, चंपावत। ठीक है। अमर सिंह थापा के पुत्र रणजोर थापा पर विशेष कृपा थी। उस समय मौलाराम को गोरखा शासन द्वारा पेंशन भी दी जाती थी। ये मौलाराम कौन था बेटा बताओ तो। सर महान सही चित्रकार। चित्रकार थे। गढ़वाल शैली का बहुत बड़ा चित्रकार था। तो उस समय जब ये गढ़वाल पे इन्होंने जब अधिकार कर लिया था, तो ये था, तो फिर ये मौलाराम इनके साथ काम करने लगा। तो मौलाराम को वह कौन सा व्यक्ति है जिसको गोरखाओं द्वारा पेंशन दी जाती थी, मौलाराम को दी जाती थी, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न बनता है, उत्तराखंड में गोरखा शासन के दौरान ब्राह्मणों पर एक विशेष टैक्स लगाया गया, उस टैक्स का क्या नाम था, हमने अभी पूर्व में पढ़ा था, खुशी। ठीक है। यहाँ पर उस समय ब्राह्मणों को दास को क्या कहा जाता था, जो ब्राह्मण दास होते थे, दासों को क्या कहा जाता था, कटुआ कहा जाता था। कटुआ किसे कहा जाता है, ब्राह्मण दास। आज की डेट में इसको ये जो शब्द है, इस शब्द को कटुआ करके किसको उच्चारित किया जाता है, मुस्लिमों को का। तो वास्तव में कटुए कौन हुए, ब्राह्मण दास। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर देखो गोरखाओं के
उस समय क्रूर शासन को क्या कहा, क्या नाम दिया गया? गोरख्याली। गोरखाली। गोरख्याली नाम किसके लिए जाना जाता है? गोरख्याली नाम किससे संबोधित है? गोरखाओं के क्रूर शासन के लिए। हाँ, क्रूर शासन को दर्शाता है गोरख्याली। गोरख्याली का मतलब क्या? बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करने वाले। अब यहाँ पर गोरखा शिल्पकारियों को कामी, सुनार को सुनवार और नाई को नौ और न्यायाधीश को विचारी कहते थे। जो न्यायाधीश को किस शब्द से उच्चारित किया जाता था? सर विचारी। और सुनार को? सुनवार। नाई को? नाउ, नौ। सॉरी नाउ। गोरखा शिल्पकारियों को क्या कहा जाता था? कामी। कामी किसको संबोधित कर किया जाता था? सुनवा किसे कहा जाता था? नौ किसे कहा जाता है? विचार किस? ये शिल्पकारों को। सारे याद रख लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आई थिंक ये याद होंगे, ठीक है। अब देखिए, गोरखा शासन के समय में 3 तरह के न्याय व्यवस्था थी। कितने तरह के न्याय व्यवस्था थी? 3 तरह की। गोला दीप, कढ़ाई दीप, तराजू का दीप, या वह घात का दीप कहा जाता था। तो 3 तरह, या तो तराजू या घात, ये एक ही है, ठीक है। पहला गोला दीप, कढ़ाई दीप और तराजू दीप या फिर घात दीप कहा जाता था। याद रख लीजिए, 3 तरीके के क्या थे? न्याय व्यवस्था यहाँ पर थी, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले आपने ये कभी पढ़ा होगा। नहीं सर, ये पढ़ा है, गोला दीप, कढ़ाई दीप और तराजू का दीप। तुमने पढ़ा है, फिर औरों ने थोड़ा पढ़ा है। नहीं सर, ये ममता ने पढ़ा है सर, ममता ने बहुत पढ़ा है। ममता, जी ये कढ़ाई दीप होता है क्या है? बता दे फिर बेटा। सर। कढ़ाई दीप क्या होता है? सर ये न्याय व्यवस्था है, मतलब ये खाली इसकी द्वीप का मुझे नहीं पता, लेकिन ये द्वीप इतना ये पता है कि गोल द्वीप इनकी जो न्याय व्यवस्था है वो है करके। अरे मैं भी तो यहाँ पर पढ़ ही रहा हूँ, ये न्याय व्यवस्था है। जी सर, हाँ इतना तो मुझे भी पता है सर, बस इससे ज्यादा डीप नहीं पता सर। चलिए कोई नहीं। गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार क्या थी? खुखरी सर, खुखरी आज भी वही है। हाँ, और ये खुखरी याद रख लीजिए कि प्रद्युम्न शाह के बेटे सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से गोरखा शासन के खिलाफ सहायता मांगी। उस समय अंग्रेजों ने उसकी कोई मदद नहीं करी थी। याद रखिएगा, जब पूर्व में जब प्रद्युम्न शाह का बेटा जब सुदर्शन शाह जब गोरखाओं के नहीं अंग्रेजों के पास गया था, तो अंग्रेजों ने उसे साफ मना कर दिया, भैया हमें इस फचड़े में क्यों पड़ा रहे हो, रहने दीजिए, आपका अंदरूनी मामला, आपका निजी मामला है, आप निपटो। जब पैसे की बात हुई तो मान गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मगर गोरखाओं के गोरखपुर के 200 गांवों को अपने कब्जे में करने के कारण, जिसे बटवल का प्रांत भी कहते हैं, गोरखाओं द्वारा जो 200 गांवों को कब्जा कर लिया गया था, उस प्रांत को किस नाम से जाना जाता है? बुटवल। तो ये प्रांत के रूप में कहा जाता है। कंपनी और गोरखाओं के बीच युद्ध की घोषणा भी यहीं हुई थी। अब बुटवल जो प्रांत था, उस समय कंपनी के क्षेत्र का अधिकार में आता था। ये जो क्षेत्र था किसके अधीन था? ये ईस्ट इंडिया ईस्ट कंपनी। इंडिया आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक का समय में जब ये हुआ, तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स थे। इनका कार्यकाल उस समय भारत में चल रहा था। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर नेपाल को घेरने की कमान 4 जनरलों को मिली थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेपाल को घेरने की कमान कितने जनरलों को मिली थी? 4 जनवरी को। कहाँ कहाँ के जनरल थे ये? सर बिहार, गोरखपुर, देहरादून और ये नेपाल के पश्चिम तो में। ये इनको मिली थी। नेपाल को घेरने की जो कमांड जो मिली थी, मेजर जनरल माले को दिया गया था, मेजर जनरल JS बुट को दिया गया था, मेजर जनरल Gillespie ये जो थे, और जो मेजर को मिली थी, ठीक है। तो ये देहरादून का, और ये मेजर को ये जनरल क्या था, अटलोनी नेपाल के पश्चिमी के क्षेत्र के थे, और इन्होंने
गोरखाओं पर आक्रमण कर दिया धड़ाधड़ से। अब सबसे पहले अंग्रेजों ने गोरखाओं पर क्या करा क्या करा था? खलंगा खलंगा से नाला पानी में हमला किया था। खलंगा पर क्या था? जी सर, आपने कलुंगा लिखा लेकिन खलंगा है हाँ, वैसे। खलंगा ही हूँ, खलंगा या तो नाला पानी के किले पर हमला करा था, तो याद रखिएगा। तो ये चीज़ें देख लीजिए। तो खलंगा के युद्ध में 500 गोरखाओं ने मेजर जनरल लिप्सी से क्या हो रहा है 3,500 सैनिकों को मार कर भगाया। किसने भगाया ये? सर 5 गोरखाओं ने भगाया कितने गोरखाओं ने कितने सैनिक मार दिए? अंग्रेजों में। सर 500 थे गोरखाओं के और 3500 थे अंग्रेजों के, इसलिए वो बहुत प्रभावित हुए थे और गोरखा रेजिमेंट की स्थापना भी शायद कर दी। हाँ, तो दो गोरखाओं कितने बलशाली हैं देखो। तो 500। हाँ हाँ जी सर, लेकिन होती भी सर छोटी सी हाइट के है ये। तो आंखें भी सीटी सीटी जैसे होती है, तो नज़र तेज है, बहादुर। हाँ इनका शरीर गठीला होता है, फुर्ती वाले होते हैं। ठीक है। यही हाल मेजर जनरल माले और मेजर जनरल जे.एस. बुट के साथ भी हुआ। जो गोरखाओं ने इसके साथ करा वही इनके साथ भी कर दिया। अब मेजर जनरल अटाली लोनी के 6,000 सैनिकों के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा पर हमला किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी सीमा पर कितने सैनिकों के साथ हमला किया? 6,000। 6,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चारों तरफ से चौतरफा युद्ध पड़ने के कारण नेपाल ज़्यादा वर्षों तक संघर्ष नहीं कर पाया और अंततः अगर देखें 1815 में हथियार डालने पड़े थे, क्योंकि चारों तरफ से घेर दिया। कितना लड़ेगा भाई। और नेपाल के राजा ने चीन से सहायता मांगी, मगर चीन ने उस समय युद्ध ग्रह उनका क्या चल रहा था, अंतरंग ग्रह युद्ध चल रहा था। तो ग्रह युद्ध चला, तो इस वजह से चीन ने सहायता नहीं करी। अगर चीन उस समय सहायता कर देता तो क्या आपका उत्तराखंड का जो भूभाग आज आप देख रहे हो ना, देवभूमि कह रहे हो, ये क्या होता? नेपाल में होते सर नेपाल हम में। गोरखे होते हैं नेपाल। जी सर। पे हम कहते कांची, कहाँ जानची, यही होता है। जी तो सर। जो भी था, ठीक है। तो पे 1815 में अमर सिंह थापा और जो लोनी थे, इनके बीच क्या हुई, बीच हुए युद्ध ने ब्रिटिश मेजर जनरल ने जब अमर सिंह थापा से क्या करा, ये